क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन चार स्टेटमेंट में से हमें बताने है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट हमारी किसके बारे में बताई गई है, इंटीग्रेबल के बारे में बताई गई है। ठीक है, अब इंटीग्रेबल के बारे में बताई गई है तो हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ने से पहले इंटीग्रेबल के बारे में कुछ रिजल्ट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी करके ऑप्शन को पढ़ेंगे, उनको डिस्कार्ड करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में तैयार किए गए हैं आपके लिए। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जो रीमान इंटीग्रेबल होता है वो किस पे डिफाइन करता है, हमेशा क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, ऐसा नहीं हम यहाँ पे पूरा आर लिख दें तब ये वैलिड नहीं है। जब भी क्लोज इंटरवल ए बी दिखेगा तभी रीमान इंटीग्रेबल की हम बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है ये वाला फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ मेजर ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज जीरो। क्या कह रहा है, जिन जिन पॉइंट पे एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, उन पॉइंट्स का हम एक सेट बनाएंगे और उसकी मेजर निकालेंगे, और मेजर जीरो आ गई तो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, वरना नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो मेजर क्या होती है। कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेजर के लिए मैं आपको एक और रिजल्ट बता रहा हूँ। मेजर ऑफ एवरी काउंटेबल सेट इज जीरो, मतलब कोई भी काउंटेबल सेट है। ठीक है, जैसे क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। और कोई भी फाइनाइट सेट है हमारे पास, वो भी क्या होता है, काउंटेबल। उसकी मेजर हमारा हमेशा क्या होती है, जीरो। तो इस फर्स्ट रिजल्ट से क्या हुआ, यदि कोई फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है पर साथ में उसके पास डिसकंटिन्यूटी है कुछ पॉइंट्स के ऊपर। कैसे पॉइंट है, काउंटेबल पॉइंट है। जैसे 2 पॉइंट पे है, 10 पॉइंट पे है, 1000 पॉइंट पे है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है। काउंटेबल पॉइंट पे क्या दे दी जाए, डिसकंटिन्यूटी दे दी जाए, तब भी वो फंक्शन कैसा रहेगा, इंटीग्रेबल रहेगा। ठीक है, चाहे मैं इंटीग्रेबल बोलूँ चाहे मैं रीमान इंटीग्रेबल बोलूँ, एक ही बात होती है। ठीक है, जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेबल और रीमान इंटीग्रेबल एक ही होती है। ठीक है, एक होता है लिबेक इंटीग्रेबल, वो रीमान से भी हायर लेवल की चीज़ है। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो केवल इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल। कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, या तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही मिल जाए। चलो ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कह रहा है डिसकंटिन्यूटी भी है ना, तो हम उसके पॉइंट चेक करेंगे। यदि उन पॉइंटों के सेट की मेजर जीरो आ रही है तो वो रीमान इंटीग्रेबल है, वरना नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एफ इज मोनोटोन ऑन ए बी। कह रहा है एफ का नेचर कैसा है इस क्लोज इंटरवल ए बी पे, कह रहा है या तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, देन एफ क्या कहलाएगा, रीमान इंटीग्रेबल कहलाएगा। मतलब रीमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए पहला पॉइंट तो क्या कहता है, कॉन्टिन्यूटी हो तो भी रीमान आ रही है। ठीक है, यदि वो फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो भी वो आ रही है। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो मोनोटोन ही बनेगा। ठीक है, वन साइडेड रिजल्ट से ही। थर्ड थर्ड वाला क्या कहता है, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। कह रहा रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका मतलब क्या है, फंक्शन को बाउंडेड होना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाता है, क्या इसका कन्वर्स क्या कह रहा है, ट्रू नहीं है। यदि फंक्शन हमारे पास बाउंडेड नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो रीमान इंटीग्रेबल हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, केवल वन साइडेड ट्रू है। रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होगा ही होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। यदि बाउंडेड वेरिएशन का नेचर है एफ का तो वो रीमान इंटीग्रेबल कहलाएगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड वेरिएशन का उसका नेचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब बाउंडेड वेरिएशन क्या होते हैं, आप में से कुछ ने तो पढ़ रखा होगा, कुछ आप आगे नेक्स्ट एमएससी में आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा
टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल आप बस इस रिजल्ट को याद रखिए, यदि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है तो भी वो क्या कहलाएगा, रीमान इंटीग्रेबल कहलाएगा। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ रिजल्ट क्या कहलाता है, क्या कह रहा है कि एफ इज लिपस्टिक फंक्शन, लिपस्टिज, ठीक है, ये क्या बोला जाता है, लिपस्टिज। एफ इज लिपस्टिज फंक्शन ऑन ए बी। लिपस्टिज का मतलब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव क्या है, बाउंडेड। यदि कोई इस टाइप का फंक्शन गिवन है तो भी वो क्या कहलाता है, रीमान, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ से 5 पॉइंट्स गिवन है। 5 पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि रीमान इंटीग्रेबल कब कब हो सकता है, फर्स्ट या तो वो कॉन्टिन्यूस ही हो, यदि डिसकंटिन्यूस भी है तो हम उसके पॉइंट्स निकालेंगे, उस पर मेजर निकालेंगे, मेजर 0 आ गई तो रीमान इंटीग्रेबल है, वरना नहीं है। ये वाला रिजल्ट कैसे चल रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ में चल रहा है। और किसी भी काउंटेबल सेट की मेजर क्या होती है, 0, ठीक है। और रीमान इंटीग्रेबल कैसे हो सकता है, यदि बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो भी रीमान इंटीग्रेबल रहेगा, लिपस्टिज फंक्शन है तो भी रीमान इंटीग्रेबल रहेगा, मोनोटोन फंक्शन है तो भी रीमान इंटीग्रेबल रहेगा। क्लियर है। यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो फंक्शन बाउंडेड रहेगा, पर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यदि कोई फंक्शन बाउंडेड होता है तो हम नहीं कह सकते कि वो रीमान इंटीग्रेबल बनेगा, पर बाउंडेड वेरिएशन है तब हम कह सकते कि फंक्शन क्या बनेगा, रीमान इंटीग्रेबल बनेगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स किसके बारे में है, रीमान इंटीग्रल के बारे में गिवन है, ठीक है। एक रिजल्ट और होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। क्लियर है। यदि f रीमान इंटीग्रेबल है, g रीमान इंटीग्रेबल है, तो उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या कहलाएगा, वो रीमान इंटीग्रेबल कहलाएगा। एक रिजल्ट और है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको चेक करना है ये। यदि f रीमान इंटीग्रेबल है और g रीमान इंटीग्रेबल है तो क्या उनका कंपोजिशन बनेगा। कंपोजिशन का मतलब क्या है, f ऑफ g, क्या वो भी रीमान इंटीग्रेबल बनेगा। आपको ये चेक करना है और कमेंट में रिप्लाई करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। रिजल्ट्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है, सारे रिजल्ट्स पढ़ लिए हैं। इफ ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन इट इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था। फंक्शन कैसा होगा, मोनोटोनिक होगा तो क्या होता है, इंटीग्रेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ए रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन एफ having a finite number of point of discontinuity on AB is not integrable। अभी मैंने कहा है ना, डिसकंटिन्यूटी कैसी हो, काउंटेबल, और हमें पता है एवरी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्या होते हैं, काउंटेबल। तो काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी होगी तो ये इंटीग्रेबल होगा। ये नॉट इंटीग्रेबल कह रहा है तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस पर हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, if a real value function f is integrable on ab then f square is also integrable। ये भी ट्रू है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, यदि f इंटीग्रेबल g इंटीग्रेबल तो दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल, तो g को मैं f ही ले लूंगा। f इंटीग्रेबल तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, f स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, पर ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फोर्थ, एवरी रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। क्लियर है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो हमेशा ही इंटीग्रेबल होता है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आंसर कौन सा आएगा हमारा, सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली आपको बस ये सिंपल से रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। 3-4 रिजल्ट और है इसके ऊपर, अगर आप कहो इसके ऊपर भाई हमें और रिजल्ट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। मैंने सारे रिजल्ट्स बनाए हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बस ठीक है, डेफिनेशन से बन जाएगा। क्लियरली फ्रॉम अबव रिजल्ट ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। 22 देखो, कॉन्वेक्स के ऊपर फिर से एक क्वेश्चन आ गया दोबारा से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्वेक्स हॉल ऑफ द पॉइंट दिस। अब आपको बताना है कि इन 4 पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट इसके कॉन्वेक्स हॉल में जाएगा। अब दिखने में तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, इजी सा लग रहा है, पर जब तक आपको पता नहीं है, इसकी टेक्निक का पता नहीं है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका, आपको कुछ नहीं करना। क्या बोला गया है, कह रहा है कॉन्वेक्स होल बनाएगा कौन, ये 3 पॉइंट्स मिलके, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने बता रखा है, जहां भी कॉन्वेक्स दिख जाए आपको क्या कर लेना है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, अगर पॉसिबल है तो,
ठीक है। पहला पॉइंट क्या गिवन है 0 1, एक्स की वैल्यू 0 वाई की 1, ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट 1 0, थर्ड पॉइंट 1 1, तीनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ गए। इस रीजन को मैं डार्क कर सकता हूँ, ये हमारा क्या बनेगा कॉन्वेक्स होल बनेगा। ठीक है, अब बारी बारी ऑप्शन हमें चेक करना है कौन सा वाला पॉइंट इस कॉन्वेक्स होल इस कॉन्वेक्स रीजन के अंदर है। पहला पॉइंट 0 0, ये तो नहीं है, गलत। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है 0 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1 से तो हम आगे जा ही नहीं रहे ना, केवल रीजन 1 तक का ही कवर है, तो ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है 1/2 1/2, 1/2 1/2 केवल इसकी बाउंड्री पे आएगा। ठीक है, और आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी चेक कर सकते हो, मिड पॉइंट से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 0 + 1 1/2, 1 + 0/2 1/2। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या आएगा हमारा 1/2 1/2। अब ये तो कॉन्वेक्स होल के अंदर है, क्योंकि लाइन भी तो इंक्लूड है ना, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ तो -10 10 बोल रहा है, 10 तक तो जाने की बात ही नहीं है, क्योंकि 1 1 तक ही है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। तो केवल थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। कह रहा है जो गिवन सेट है कॉन्वेक्स, आपको इसका वर्टेक्स बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार से क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कॉन्वेक्स वाले कॉन्सेप्ट में जो पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सेट का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। पहले भी बता रहा कि जहाँ भी कॉन्वेक्स का जिक्र आ जाए, अगर पॉसिबल है तो आप उसका क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। तो मैंने क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, बड़ा इजी सा टास्क होता है। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या गिवन है, x + 2y > 2। ठीक है, जैसे ये है x + 2y = 2, एक बार x को 0 करेंगे, y के पॉइंट निकालेंगे, 0 1 आ गया ये। y को 0 करेंगे, x के पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट ये आ गया 2 0। ये 2 पॉइंट आ गए, तो इसको मैं एक लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये लाइन किसकी आ गई, x + 2y = 2। अब इस टाइप से दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या गिवन है, 2x + 3y = 6। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एक बार y को 0, x क्या आ गया 3 आ गया, 3 0 पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये तो हम कर चुके। अब की बार क्या करेंगे, हम x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 0 2। इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ये लाइन इस इक्वेशन की लाइन बन गई 2x + 3y = 6 की। ठीक है, अब साथ में थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या कह रहा है, थर्ड और फोर्थ कह रहा है x > 0 होना चाहिए, y भी > 0 होना, मतलब ये वाला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया, तो हम इसको कॉमन एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया हमारा क्या आ जाएगा कॉमन। ठीक है, कॉमे का मतलब ही यही होता है एंड, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सारे सभी रीजन का। अब ये वाली चीज़ तो आपको पता है, x + 2y क्या है, > 2 है। जब भी ग्रेटर का साइन आए तो रीजन इस साइड होता है, लेस देन का है तो साइन इस साइड होता है। आप इसमें ओरिजिन पुट करके देख सकते हो, मतलब x5 को मैंने 0 पुट किया, तो 0 > क्या आया 2 आया, तो ये ओरिजिन से अवे जा रहा है। यहाँ पे 0 किया तो लेस देन, मतलब ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे इस साइड का साइन। ठीक है, डायरेक्शन दे दी मैंने सबकी, तो ये रीजन हमारा क्या आ गया, कॉमन रीजन आ गया। अब कह रहा है इसके वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं कि वर्टेक्स ये आ गया 2 0, एक 3 0, एक 0 2 0 1। 0 0 है नहीं है, ऑप्शन गलत। 1 1 है नहीं है, गलत। 2 0.5 है नहीं है, गलत। 4 3 0 है हमारे पास वर्टेक्स ही, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज इनकरेक्ट। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, +1 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन सिंपल पूछा गया है कि भाई ये वाली कंडीशन इसके बराबर होती है नहीं होती। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन a से b f(x) dx नेगेटिव a से b ft dt, भाई ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, क्योंकि सेकंड रिजल्ट तो हमें पता है ट्रू है। क्यों, जब भी हम लिमिट को क्या करते हैं रिवर्स करते हैं, तो प्लस की जगह आगे क्या आ जाता है माइनस लग जाता है, पर सेम साइन तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से सीधा ही फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है इनकरेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम सपोज कर लेते हैं, चल ठीक है पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल देन, तो इसका मतलब तो क्या बनेगा हमारा, ये इसके इक्वल आ गया। इसको मैं इस साइड लिया हूँ तो ट्वाइस ऑफ दिस इसका इक्वल आ गया।
इसका मतलब तो क्या हुआ भाई, कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमेशा किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट नंबर की लिमिट के बीच में क्या आएगा, जीरो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन वन हमारा क्या आएगा, इनकरेक्ट आएगा। बाकी के ऑप्शन में मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सिंपल हमारा क्या है, इंटीग्रेशन के रिजल्ट है ये, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। हमें इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की क्या है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं भाई। आई हमारे पास ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है, ठीक है। डी जेड, पहले मैंने इसका क्या किया, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, ठीक है। एक्स स्केयर तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, एक्स स्केयर जेड वाई स्केयर जेड प्लस जेड स्केयर का इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड क्यूब बाई 3। हमारे पास लिमिट क्या गिवन है, 0 से 1, तो जेड इज इक्वल टू 0 से जेड इज इक्वल टू 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में तो पूरा 0 बन जाएगा और अपर लिमिट में जेड की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, डी वाई डी एक्स। अब यहाँ से हम पहले y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल होती तो हम नहीं कर सकते थे, पर कांस्टेंट है, मैंने x के रिस्पेक्ट में पहले कर दिया। आप चाहे y के रिस्पेक्ट में करो पहले, चाहे x के रिस्पेक्ट में पहले करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में कर दिया मैंने, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस 1/3x, लिमिट अप्लाई की। इसी टाइप से y के रिस्पेक्ट में किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल द डबल इंटीग्रल बिकम्स। हमें क्या करना है, इसके ऑर्डर को चेंज करना है। यहाँ पे पहले डी वाई है, डी एक्स है, पर हमें क्या करना है, पहले डी एक्स फिर डी वाई लेके आना है। मतलब लिमिट वाले प्रोसेस को इंटरचेंज करना है। ये प्रोसेस कैसे इंटरचेंज होगा, यदि यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट होती तो हम सिंपली कर देते, इसको आगे इसको पीछे कर देते दोनों को। पर यहाँ पे लिमिट, अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल लिमिट्स को कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें करना होता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। ग्राफ किस किस का ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स 1/3 का, y इज इक्वल टू 2 का, x इज इक्वल टू 0 का, x इज इक्वल टू 8 का। जैसे ही हम ये चार लाइनें ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू एक्स 1/3, वाई इज इक्वल टू 2, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास ये रीजन बन जाएगा, ठीक है। कॉमन रीजन निकालूंगा तो मेरे पास ये रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये आ गया। ये डबल इंटीग्रल इस रीजन का एरिया निकाल रहा है, ठीक है। अब आप किसी को डाउट हो रहा होगा कि भाई हमें कैसे पता चला y इज इक्वल टू एक्स 1/3 का ग्राफ यही बनेगा भाई, ठीक है। पर्टिकुलर मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वरना आप एक बुक है प्ले विद ग्राफ, वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें सारे ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि आपको ग्राफ कैसे बना सकते हो, ठीक है। बिना पॉइंट लिए डायरेक्ट बन जाएंगे। जो भी स्पेशल फंक्शन होते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 6, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ओड पावर पर, इवन पावर पर, वो सारे फंक्शन की ग्राफ उसमें सिखाए हुए कैसे कैसे बनते हैं। और आप कहोगे तो उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ग्राफ की हेल्प से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पीरियोडिसिटी, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्वेक्सिटी, सारी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके लिमिट प्रोसेस को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब हमें पहले क्या था, पहले हम इंटीग्रेशन कर रहे थे y के रिस्पेक्ट में पहले, पर अब हमने क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में पहले। x के रिस्पेक्ट में मतलब इसके रिस्पेक्ट में, ये x एक्सिस होता है ना, इसके रिस्पेक्ट में मतलब हॉरिजेंटली। तो इसके अंदर हमने क्या लिया, एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले ली है, ठीक है। हॉरिजेंटल स्ट्रिप क्यों ली है, ये ब्लैक वाली रीजन वाली हमारी क्या है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप। ये स्ट्रिप इसलिए ली है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को ध्यान से देखो, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x वेरी फ्रॉम 0 टू वाई क्यूब, ठीक है। y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 था, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू वाई क्यूब। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से वाई क्यूब, ठीक है। x हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू वाई क्यूब। और y हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है,
y वेरी कर रहा है हमारा, देखो स्ट्रिक्ट y हमारा वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से 2 तक। तो y की लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 0 to 2। ठीक है, यहाँ पे हमने x की लिमिट लिखी, यहाँ पे हमने y की लिमिट लिखी, और बारी बारी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, x की लिमिट लिखी 0 से y3, और यहाँ पे क्या किया, y की लिमिट लिखी। बारी बारी हमने क्या किया, ऑप्शन को चेक किया अभी कौन सा ऑप्शन ये वाला रिजल्ट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमें ये रिजल्ट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, CU सेट 2021 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन जो CU सेट 2021 में पूछा गया था। द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिस, ठीक है, इस प्रॉब्लम के पूछ रहा है कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, मल्टीपल होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा या अनबाउंडेड होगा। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं देखते ही कर सकता हूँ 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, पर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो आपको रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, जैसे कंस्ट्रेंट दिए हुए 1 2 3 4, इसको आपको क्या करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, पहले ही। भाई इसको जीरो किया, एक बार x2 को जीरो करेंगे, एक बार x1 को जीरो करेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और उन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको ग्राफ ड्रॉ किया, पहले हमने -x1 + x2 = 1 ये वाली लाइन बनाई, फिर हमने ये वाली लाइन बनाई, -x1 + 2x2 = 4 वाली लाइन बनाई। ठीक है, लेस देन का साइन है तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ आएगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, x1 को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से 5। ठीक है, जो x मतलब 0 से 5 तक ही आएगी x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कह रहा है 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, तो कॉमन रीजन निकाला मैंने, ये बन गया रेड वाला पोर्शन इसका। ठीक है, ये आगे भी चलता जा रहा है, यहाँ पे जाके कुछ बाउंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछे हैं। अब इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन नॉर्मली क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन बनते हैं ना, उसका हम प्रॉपर ग्राफ नहीं बना पाते। ये ग्राफ तभी पॉसिबल है तब हम ग्राफ वाली नोटबुक में बनाए या किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाए, क्योंकि अब ये जाके कहाँ मिलेगा, इसका प्रॉपर तभी बन सकता है तब मैं एक एक पॉइंट किस पे लूँ, ग्राफ के ऊपर लूँ, ग्राफ पेपर पर लूँ, क्योंकि एग्जैक्ट होना चाहिए सब कुछ, तभी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स पता चलेंगे। ठीक है, पर फिर भी नो प्रॉब्लम, हम इस रिजल्ट्स की हेल्प से इतने से ही सब कुछ पता लगा सकते हैं। ये रिजल्ट क्या कहता है, whenever objective function and one of the constraint that contribute in feasible region is same, then always infinite optimal solution exist। अब इस रिजल्ट का मतलब क्या है देखते हैं। ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कभी भी आपको इस टाइप की कोई सिचुएशन मिल जाए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, -x1 + 2x2, और इस कंडीशन को देखेंगे तो ये भी सेम ही लिखी हुई है। कभी भी इस टाइप की सिचुएशन मिल जाए ना, इसके साथ साथ बस एक कंडीशन और चेक करो आप कि भाई ये वाली कंडीशन फिजिबल रीजन में कंट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही। अब हम देखेंगे, ये रहा फिजिबल रीजन में आ गई ना ये वाली कंडीशंस, क्योंकि ये वाली फिजिबल रीजन में कंट्रीब्यूट कर रही है। बस इतना देखने के बाद ही हम क्या कह देंगे, इसके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। 1 2 4 भी नहीं, कितने हैं, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ से मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की फॉर्म वाला ही हमें क्या मिल जाए, कंस्टेंट मिल जाए, और साथ में ये और चेक करना है वो फिजिबल रीजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि कर रहा है ना तो बस ठीक है, वो इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। बाय ग्राफिकली इसको करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बिल्कुल करेक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ग्राफ नहीं है, ये एक रफ स्केच है। क्यों, क्योंकि जो ये पॉइंट है इनका डिस्टेंस यूनिफॉर्म थोड़ी है, ये तो मैंने अंदाजे से ले रखा है, यहाँ पे भी ये सब चीज़ें, ये एक रफ स्केच होता है। ये तब बिल्कुल सही रिजल्ट देता है जब जो हमारी वैल्यूज़ है ना वो बिल्कुल नियर ना हो।
कई बार ये पॉइंट भी इतने नियर हो जाते हैं, 2 पॉइंट को टच कर जाते हैं, इस टाइप से लाइनें ड्रॉन होती है। तो एलपीपी के क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है। स्केच बनाओ तो कोशिश करना है बिल्कुल परफेक्ट स्केच बनाओ। यदि आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन में लेते जा रहे हो ना, तो हो सकता है आपको गलत रिजल्ट मिल जाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, इस एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने इस लाइन को ड्रॉ की, x1 माइनस x2 इक्वल टू -5, ये लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, तो ये वाला रीजन आ गया। अब नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस रेड वाले रीजन को कलर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मिनिमम पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये वाला 0 0। तो ये क्या करते हैं, इसमें रखा 0 0, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ गया, करेक्ट आ गया। पर ये गलत है, कभी भी इस टाइप से नहीं करना है। आपको ध्यान से देखना है कंस्टेंट में क्या गिवन है। कंस्टेंट में इनइक्वालिटी नहीं गिवन है, केवल क्या गिवन है, इक्वल टू। इसके अंदर बस यही ट्विस्ट है सबसे बड़ा, क्या यहाँ पे इनइक्वालिटीज नहीं देख के क्या दे रखा है, इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे जो फिजिबल रीजन आएगा ना, वो केवल और केवल क्या आएगा, ये लाइन आएगी। ठीक है, अब इस लाइन का मिनिमम पॉइंट क्या आएगा, ये मतलब जहाँ पे क्या जीरो हो, हमारा x जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 5, क्योंकि x1 को मैंने 0 किया तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो 0 5 वाला हमारा ये पॉइंट बन गया। अब इस 0 5 को हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में पुट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा, x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से 5, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।